चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10th क्लास विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो 10th क्लास विज्ञान के अंदर हम 2024-25 का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है बेसिक आपका वो क्लियर कराया जाएगा। क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट भी रहेगा साथ में। तो 10th क्लास के विज्ञान के अंतर्गत हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसका सारा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके साथ इसमें रहने वाला है। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं, देखो 10th क्लास विज्ञान के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमें दे रखा है सबसे पहले चैप्टर का नाम है वही हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले दे रखा है हमें क्या कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहला चैप्टर हमें इसी में दे रखा है। तो पहले चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं आपसे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है भाई। तो केमिकल रिएक्शन की यदि बात की जाए तो देखो, जब बहुत सारे रासायनिक जो पदार्थ हैं हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे ये एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं भाई। तो कोई भी पदार्थ किसी से जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो क्रिया करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम रिएक्शन को बनाना कैसे क्या करना उसको आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई, उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक वो भी नए गुणों वाले, मतलब जब कोई पदार्थ दो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करके कोई नए गुणों वाले यदि पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, रासायनिक समीकरण कह देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। सॉरी, जैसे हमारे पास हमने ले लिया देखो हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने ले लिया है क्या, हाइड्रोजन। ये H2 हमने ले लिया भाई। हाइड्रोजन एक यौगिक या पदार्थ हो गया हमारे पास। दूसरा हमने ले लिया है ऑक्सीजन, दूसरा पदार्थ हमने ले लिया है ऑक्सीजन। इन दोनों ने जब आपस में क्रिया करी तो इन दोनों की क्रिया की वजह से बन गया एक नया पदार्थ, यानी जिसका नाम है क्या, जल, पानी बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए बाकी का इसके आगे दे रखा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो होंगे बैलेंस। हम अभिक्रिया आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बैलेंस अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ये नया पदार्थ बन गया। तो जो नया पदार्थ जो बना है ना, इसके जो गुण होंगे वो इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या होंगे भाई, बिल्कुल भिन्न होंगे, नए गुण होंगे भाई, अलग अलग गुण होंगे। तो ऐसे यदि कोई दो पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसे हम कह देते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, एक जल है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं हमारे आसपास, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो हमें दे रखा है अगली डार्क से कि हमारे आसपास बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे है देखो, वायु के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब नमी और वायु के संपर्क में आकर लोहा जो होता है ना उसमें जंग लग जाती है, ये भी एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे एक नए पदार्थ का क्या हो रहा होता है, निर्माण, जंग लग रही है लोहे में, ठीक है ना। और जंग का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ही है Fe2O3.XH2O। तो ये हमारा नमी से और वातावरण में पाई जाने वाली अभिक्रिया से क्रिया करके जो लोहा हमारा होता है ना, वो लोहा Fe, जिसको हम जानते हैं लोहे का सिंबल होता है क्या, Fe, ये वातावरण में पाई जाने वाली नमी से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, वो हमारा ये कहलाता है, ठीक है। दूसरा, आग का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो हो रहा है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसी कईयों तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं हमें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। क्लियर बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें, अब हमें करनी है कि भाई हम कैसे पहचान करें कि रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है या नहीं। उस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना हमें आना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए कुछ पॉइंट हमें याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना
और यह पता लगाया जा सके कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट है हमारे पास, उन पॉइंटों को यदि हम याद रख लें तो उन पॉइंटों के आधार पर हम आसानी से उस रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि गैस का निकलना। यदि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर या तो फिर गैस निकलेगी या फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन से मतलब ये होता है कि यदि मान लो कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से यदि पदार्थ या तो द्रव में बदल जाए या ठोस से यदि पदार्थ काय में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। ये बार बार हमें देखने को मिलेगा। अवस्था परिवर्तन, ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव ठोस में बदल सकता है, द्रव गैस में भी बदल सकता है, बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर बात? तो ये हमारी कहलाती है क्या? अवस्था परिवर्तन। तो दूसरा पॉइंट था हमारा क्या? अवस्था परिवर्तन यदि उसके अंदर हो जाए। दूसरा, उसके यदि रंग में परिवर्तन हो जाए। हमने दो पदार्थों को मिलाया और दोनों पदार्थों के मिलाने से एक नया रंग आ जाए हमारा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमारी हुई थी, तो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है जो उस विलयन के अंदर अविलेय अवस्था में रहता है। अविलेय अवस्था के अंदर रहता है, ठीक, घुलता नहीं है पूरी तरीके से, अवक्षेप जम जाता है। ठीक है। दूसरा, उस अभिक्रिया के यदि ताप में परिवर्तन हो जाए, तो यदि ये पॉइंट हमें देखने को यदि मिल जाए और ऐसा यदि किसी अभिक्रिया के अंदर हो रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण। जब हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं की हमने पहचान करना सीख लिया, तो अब हमारे पास आता है एक रासायनिक समीकरण भाई, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है हमारी यहाँ से कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदों, उनके संकेतों एवं उनकी सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संचित रूप में निरूपण करना क्या कहलाता है भाई? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो जो भी हमने पदार्थ लिए थे, अभी हम बात कर रहे थे, हम पदार्थों को लेंगे और पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, तो उन पदार्थों को यदि हम उनके चिन्हों के रूप में लिख दें, चिन्ह के रूप में लिख दें, संकेतों के रूप में लिख दें, संकेतों के रूप में लिख दें, हम उन्हें उनके सिंबल के रूप में यदि लिख दें, जिससे उस अभिक्रिया का ये जो बहुत बड़ा ब्रॉड रूप था उसे हम संक्षिप्त में, सूक्ष्म रूप में निरूपण उसका यदि हम कर दें, जिसे हम कहेंगे उसका संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है भाई? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसी को हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है ना, हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हमारा शब्द समीकरण है और एक हमारा सांकेतिक समीकरण है। याद रखना, किसी भी रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक उसके शब्द के समीकरण के रूप में, दूसरा उसके संकेतों के रूप में। तो संकेत भाई हमें क्या करना पड़ेगा भाई? याद करना पड़ेगा। बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे पास जिन्हें हम तत्व कह रहे हैं भाई, उन तत्वों के हमें चिन्ह या प्रतीक क्या करने पड़ेंगे भाई? याद करने पड़ेंगे और आसानी से हम उनके सांकेतिक समीकरण लिख सकते हैं। जैसे हमें किसी का शब्द समीकरण लिखना है भाई, तो शब्द समीकरण लिखने के लिए हमें क्या करना है भाई? पहले तो वो पता कर लो कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनको शब्दों के रूप में लिख दो भाई। वही शब्दों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। कौन सा वाला? शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण की बात करें, मान लो दो पदार्थ हैं, एक हमारे पास मैग्नीशियम है, हमने जैसा का जैसा उसका नाम लिख दिया। दूसरा है हमारे पास क्या? ऑक्सीजन। ये दो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीर का निशान लगा दिया, इससे मतलब ये शो हो रहा है कि ये क्रिया इधर से इधर की दिशा में हो रही है। तो इस प्रकार समीकरण को लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे इससे पहले हमने लिखा था, देखो हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, उसका सिंबल नहीं लिखना है, हाइड्रोजन। दूसरा हमने ले लिया क्या? ऑक्सीजन, ये हमने ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन। और इससे मिलकर एक नया पदार्थ बना हमारा जिसका नाम था क्या? जल। तो इस फॉर्म में लिखना हमारे पास कहलाता है क्या? शब्द समीकरण। ठीक है। और यदि हम इसके सिंबल लिख देते, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है क्या? H2 प्लस, ऑक्सीजन का सिंबल होता है क्या? O2, और इससे बन जाए क्या? जल। जल का सिंबल होता है क्या? सूत्र हमें याद करना पड़ेगा, H2O। तो अब ये कहलाएगा हमारा क्या भाई? इसको कह देंगे हम सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण, ये हमारा सांकेतिक समीकरण कहलाएगा। और ये कहलाएगा हमारा क्या? शब्द समीकरण।
ये हमारा शब्द समीकरण कहलाएगा। तो इस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं और उसके संकेतों के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। यस, अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाता है सांकेतिक समीकरण, और ये सांकेतिक समीकरण को किस तरीके से उसके संकेतों के रूप में लिखा जाता है वो सारी प्रक्रिया हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है कि सांकेतिक समीकरण। अब सांकेतिक समीकरण का मतलब ही क्या है भाई, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको यदि हम उनके संकेतों के रूप में, उनके सूत्रों के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं उनके चिन्हों के रूप में हम व्यक्त करते हैं ना, तो व्यक्त करके जो लिखा जाता है उसे हम शब्द समीकरण नहीं, सांकेतिक समीकरण कहते हैं। सांकेतिक समीकरण कहते हैं भाई। इस तरीके से हम लिखते हैं भाई। तो देखो, अभी हमने लिखा था क्या, मैग्नीशियम। ये हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिख लिया Mg, और ऑक्सीजन का O2 हो गया, और हमारे पास बन गया MgO। ठीक है ना, ये रहा हमारा मैग्नीशियम Mg, और इसकी क्रिया हमने कराई ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बना एक नया पदार्थ जिसका नाम है क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंबल के रूप में हमने लिख दिया। बाद बाकी की अभिक्रिया को बैलेंस करने के हम लिखेंगे, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2Mg हो गए, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इधर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से समीकरण को लिखना ही हमारे पास कहलाता है कि सांकेतिक समीकरण। तो समीकरण को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हो गए, एक शब्द समीकरण और एक सांकेतिक समीकरण। अब बात आती है, इस समीकरण को हमने संकेत के फॉर्म में लिखना सीख लिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है ना, उस समीकरण के भाग कौन कौन से होते हैं भाई। तो मेन रूप से यदि देखा जाए तो इस रासायनिक अभिक्रिया के हमारे पास 2 भाग हैं। एक को हम अभिकारक कहते हैं जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा उत्पाद या प्रतिफल या जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 2 भाग होते हैं भाई, एक रासायनिक समीकरण के हमारे 2 भाग होते हैं। कैसे, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, रिएक्टेंट कह देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, तो ये दोनों ही पदार्थ हमारे कहलाएंगे क्या, अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं भाई, भाग ले रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और तीर का निशान लगाएंगे, और तीर के बाद जो पदार्थ बनेंगे उन्हें हम उत्पाद कह देंगे। जैसे कि बना था हमारे पास क्या, 2MgO, बैलेंस करके मैं लिखे देता हूँ इसको 2Mg। तो इधर वाले जो पदार्थ थे हमारे, ये कहलाते हैं क्या, अभिकारक। तीर से पहले अभिकारक, और तीर के बाद जो पदार्थ बनते हैं ना उन्हें हम कह देते हैं क्या, उत्पाद भाई। तो ये कहलाते हैं। तो अभिकारक हमारा क्लियर हुआ। अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे। क्लियर बात। अब बात आती है हमारी उत्पाद की। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो नए नए पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, उत्पाद कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं भाई, अभिकारक कहलाते हैं। मैग्नीशियम ने क्रिया की और हमने ऑक्सीजन ने क्रिया की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया की, तो हमारे पास जो पदार्थ बनेगा ना वो कहलाएगा हमारे पास क्या, उत्पाद। मान लो MgO बना, तो ये हमारा कहलाएगा उत्पाद, और ये दोनों ही पदार्थ हमारे कहलाएंगे क्या, अभिकारक। ये बात सभी की क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, उत्पाद। तो MgO उत्पाद है जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भाग लेने से नया पदार्थ बना हुआ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एक नया पदार्थ बना है जो कि आपका क्या कहलाएगा भाई, एक उत्पाद कहलाएगा। ये बात क्लियर सभी की, आसानी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखा रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम है भाई, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, पॉइंट में हमें दे रखा है कि अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है भाई। ये बात सही है भाई, बिल्कुल आपको दे रखा है, बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस का चिन्ह दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है भाई बात। उत्पादों के सूत्रों के बीच भी धन का चिन्ह लगाया जाता है, और अभिकारक व उत्पादों के मध्य में एक निशान है जिसे हम क्या कहते हैं, तीर का निशान। इसका प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को क्या करता है, बताता है। तो भाई ये दे रखा है, देखो तीर के निशान से पहले के जो हैं, जैसे कि ये जिनके दे रखा है,
हाइड्रोजन सल्फेट, यानी बोले सल्फ्यूरिक अम्ल हमें दे रखा है। तो तीर से पहले के जो है ना, ये डायरेक्शन कहलाती है हमारी कौन सी, बाईं ओर। इधर हम जो भी पदार्थों को लिखेंगे तीर से पहले, ये हमारा कौन सा है, बाईं ओर वाला भाग, बाईं ओर। और तीर के इधर साइड वाला जो भाग है ना हमारा, वो कहलाएगा कौन सा, दाईं। तो अभिकारक किधर है भाई, तीर से पहले। इनके बीच में भी हम धन का साइन लगाएंगे भाई। जब दो अभिकारक होंगे, तीन होंगे, तो तीनों के बीच में लगेगा, ठीक है। इन्हें बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। ये उत्पाद कहलाएंगे हमारे। उत्पादों के बीच में भी धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हमारा लगाया जाएगा। सूत्रों के बीच में इनको दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद हमेशा दाईं ओर लिखे जाते हैं और अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं। और इसे हम क्या देते हैं, क्या ये हमारा एक तीर का निशान है। क्लियर बात। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। ये रासायनिक समीकरण को लिखने का सूत्र है। और संकेतों के रूप में हम लिख रहे हैं, मतलब अब ज्यादातर हम लिखेंगे सांकेतिक समीकरण। तो एग्जाम में हमसे दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास शब्द समीकरण बनवाता है वो, या तो एग्जाम में हमें वो शब्द समीकरण देगा और शब्द समीकरण से पूछेगा हमसे क्या, वो सांकेतिक समीकरण, सांकेतिक समीकरण। या फिर सांकेतिक समीकरण देकर हमसे वो लिखवाएगा क्या, इसका शब्द समीकरण क्या होगा। वो बैलेंस भी करता है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनके क्या हो जाते हैं, तैयार। तो फिलहाल आप यहाँ तक रासायनिक समीकरणों को लिखने का जो नियम थे ना, वो आपके कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे दे रखा है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारी पूर्ण बनाना। मतलब जो रासायनिक समीकरण है हमने लिखना सीख लिया, संकेतों के रूप में सीख लिया, शब्दों के रूप में सीख लिया, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया। क्या इससे और जानकारी हमें मिलती है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इससे समीकरण के रूप में हम बहुत से पदार्थ जो है हमारे पास, उन पदार्थों को हमें अवस्था भी लिखनी पड़ती है। मान लो कोई ठोस पदार्थ है हमारे पास, तो ठोस पदार्थ को हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर क्या, सॉलिड है भाई, ये तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उस रासायनिक समीकरण के अंदर। और यदि कोई पदार्थ द्रव है तो उसके लिए लिक्विड एल लिखना पड़ेगा। गैस है यदि मान लो कोई पदार्थ, तो उसके लिए हमें जी लिखना पड़ेगा पदार्थ के रूप में। तो ये उत्पाद और अभिकारक दोनों के साथ ऐसा किया जाता है। और यदि कोई जलीय विलयन दे रखा है आपको, जलीय विलयन एक्वस फॉर्म दे रखी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, ए क्यू है। ये लिखने का तरीका है भाई, ये दे रखा है हमें इसमें पहले पॉइंट में। रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए पदार्थों के संकेतों सूत्रों के ठीक आगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे एस काय के लिए लगाएंगे भाई, ठोस के लिए, द्रव के लिए क्या लगाएंगे भाई, एल, और गैस के लिए क्या लगाएंगे, जी। और इसी प्रकार यदि पदार्थ का कोई जलीय विलयन है तो इसके लिए हम क्या अंकित कर देते हैं भाई, ए क्यू अंकित कर देते हैं। मान लो ये हमें समीकरण दे रखा है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा, ये तो जेड एन मतलब जिंक दे रखा है, और जिंक के ब्रैकेट में एक एस बना हुआ है। एस का मतलब यह है कि जिंक कैसा है, ठोस है, सॉलिड है। H2SO4 हमें दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ, इसका मतलब ये जलीय विलयन अवस्था में। दूसरा जब उत्पाद बना इसका, तो ZnSO4 बना, जो कि कैसा बना, एक जलीय विलयन। साथ में हाइड्रोजन गैस बनी जो बाहर उड़ गई, बन के गैस बनकर क्या हो गई, उड़ गई भाई। तो उड़ने का मतलब यह है कि हम उस गैस को इस तीर के द्वारा दर्शाएंगे, जिससे हमें ये शो करेगा कि ये गैस बाहर निकल रही है। तो जी लिख दिया मतलब गैस है, AQ लिख दिया जलीय विलयन, और एस लिख दिया तो हमारा सॉलिड विलयन, ठोस पदार्थ है वो हमारा, और एल लिख दिया तो मतलब लिक्विड है। ठीक है, एक जानकारी हमें ये मिलती है। दूसरी और जानकारी मिलती है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त जो तीर का चिन्ह है, उसके ऊपर या नीचे हम दाब को, ताप को, उसकी सांद्रता को और उत्प्रेरक आदि पदार्थों को निर्देशित कर दें। मान लो ये अभिकारक है और इससे कोई उत्पाद बन रहा है, तो हमें अभिक्रिया को स्लो या फास्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन्हें तो हम उत्प्रेरक कह देते हैं। अभिक्रिया का ताप बरसाना है कि ताप अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर हो रही है या कम होने पर हो रही है, दाब बढ़ाने पर हो रही है, कम होने पर हो रही है, तो इनको हम इस तीर के ऊपर लिख देते हैं। दाब है, ताप है या उत्प्रेरक है, उनको इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर बात। आगे, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद उसको ऐसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर बात। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें, जिंक है, सॉलिड है, H2SO4 एक्वस जलीय विलयन है, ZnSO4 ये भी बना एक्वस है, और ये हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद में तीर के बाद में हम ऐसा साइन एक लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस अभिक्रिया में क्या निकल रही है भाई, गैस निकल रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
यस, आगे आ जाता है, अगले पॉइंट दो और हैं हमारे पास। यदि किसी अवक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद में अवक्षेप बनता है, अब जस्ट हमने पढ़ा था अवक्षेप, अवक्षेप भी बनना चाहिए, रासायनिक अवक्रिया होने की जानकारी मिलती है इससे हमें। अवक्षेप के रूप में यदि कोई पदार्थ पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो सूत्र के बाद हम उसको ऐसे नीचे की तरफ तीर लगा के लिख देते हैं। इसका मतलब AgCl का क्या बन गया है, अवक्षेप बन गया है। ये नीचे बैठ गया है भाई, जिस पात्र के अंदर अभिक्रिया हो रही है वो तली में नीचे बैठ गया, अविलेय अवस्था में प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच में विपरीत दिशा में तीर के चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कि याद रखना है भाई, एक ऐसा तीर का निशान और एक ऐसा, ये लगाया जाता है। मान लो इधर होगा हमारा क्या, अभिकारक, और इधर होगा हमारा क्या, उत्पाद। इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो दोनों दिशाओं में हो रही हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हम उन्हीं को कहते हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं। तो दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस समीकरण से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है कि इस समीकरण से हमें और क्या क्या जानकारियां मिलती है। मान लो हमने रासायनिक समीकरण को अच्छे से लिखना हम सीख गए, सब कुछ हम सीख गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी होती है। तो इससे कुछ निम्न सूचनाएं हमें मिलती हैं कि यह अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत या सूत्र की जानकारी दे देता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी अभिकारक है, जो भी उत्पाद है, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, भाग लेकर कोई नया पदार्थ बन रहा है, उनके सूत्रों की हमें जानकारी मिल जाती है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण। क्यों? क्योंकि तीर से पहले जो पदार्थ होंगे वो कौन से हैं भाई, भाग लेने वाले पदार्थ, और तीर के बाद जो पदार्थ बनेंगे वो कौन से हैं, निर्माण होने वाले पदार्थ। तो हमें ये भी जानकारी इससे मिल जाती है। दूसरा, यह अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों के परमाणुओं, अणुओं, आपेक्षिक संख्या की जानकारी भी देता है। कि मान लो किसी अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन के दो अणु भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन के दो अणु भाग ले रहे हैं, या दो परमाणु भाग ले रहे हैं, ये सारी जानकारी भी हमें एक रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। अगला पॉइंट, यह अभिकारकों और उत्पादों में मोलों की अनुपात की भी जानकारी देता है। यह अभिकारक उत्पादों में उनके द्रव्यमानों की भी जानकारी देता है, और यह गैसीय अभिक्रियाओं और उत्पादों में उनके आपेक्षिक आयतन की भी जानकारी देता है। इतनी बहुत सारी जानकारी हमें इससे मिल जाती है, एक समीकरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये दे रखा है भाई अगला समीकरण, एक समीकरण हमें दे रखा है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। क्या क्या जानकारी हमें इससे मिल रही है देखते हैं। देखो एक समीकरण है, नाइट्रोजन N2 और 3H2 हाइड्रोजन। N2 मतलब ऐसे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन, और ये क्रिया करके बना रहा है 2NH3 अमोनिया, 2NH3। बस अब हम सारी जानकारी पता करते हैं। सबसे पहले हमें इनके प्रतीक चिन्हों के नाम लिखने हैं। N2 मतलब ये नाइट्रोजन है, नाम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा ये हाइड्रोजन है, इसका नाम लिख दिया, और ये अमोनिया है। भाई हमें इन सूत्रों का पता चल गया कि ये किस किस के सूत्र हैं। दूसरा हमने पता किया कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना, उसके परमाणु कितने हैं, दो। N2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं भाई, हाइड्रोजन दो, आगे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6 परमाणु आपके हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर। अमोनिया के कितने परमाणु हैं भाई, आगे लगा हुआ है। अमोनिया के जो परमाणु है ना, वो कितने हैं भाई, उनको हमें लिखना है। तो अमोनिया के तो हमारे पास अणु दे रखे हैं भाई, ये दो अणु हैं हमारे पास, परमाणु बात नहीं करेंगे। अमोनिया का एक हमारे पास क्या बन गया है भाई, ये एक अणु बन गया है, और इस अणु के आगे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण हुआ। मतलब हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलकर अमोनिया के 2 अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर बात, ठीक है। अब हमने लिखा ये 2 परमाणु, नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ये इसका 1 मोल है, ठीक है। आगे कितने का मल्टीप्लाई है भाई, 1, उसको हम लिखते नहीं, ठीक है। आगे कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का, ये 3 मोल हो गया हमारे पास। आगे कितने हैं, 2, तो जी हमारे 2 मोल हो गए भाई, मोलों के रूप में भी हम लिखे।
दूसरा हम इनका ग्राम में द्रव्यमान मात्रा को भी लिख सकते हैं। मान लो नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम है। मतलब हमें याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है ना, वो एक का कितना होता है, 14। और नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन के एक परमाणु का कितना होता है, 14, और परमाणु कितने हैं, 2। तो 14 दूनी 28 ग्राम आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 28 ग्राम। ऐसे ही एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 परमाणु थे हाइड्रोजन के, तो 6 ग्राम हो जाएगा। दूसरा अमोनिया का 34 ग्राम होगा। कैसे होगा भाई, अमोनिया ये रहा 2NH3, ठीक। आगे कितने का मल्टीप्लाई है भाई, 2 का मल्टीप्लाई। एन का कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का एक, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3, 14, 15, 16, 17, 17 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 17 दूनी 34। तो ये 34 ग्राम हमारे पास इसका वजन आ गया। दूसरा आयतन की बात करें तो जो मोल है उन्हीं से आयतन निकल आता है। 3 आयतन इसका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन के 3 आयतन आपस में मिलकर अमोनिया के 2 आयतन का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। इतनी सारी जानकारी हमें इससे मिलती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे हमें दे रखा है रासायनिक समीकरण के लाभ। अब रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है भाई, हम इसकी बात करते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें क्या लाभ है भाई, इससे लिखने से बहुत सारा है। क्या, इसे लिखने से हमारे पास समय की बचत होती है, कागज की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पादों को एक निश्चित मात्रा में द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक से की जाती है। जस्ट अभी हमने की थी इनके द्रव्यमानों की गणना के 14 ग्राम या 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर 34 ग्राम अमोनिया बनाती है भाई, ठीक है। सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, अतः रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। तो यदि इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो हम आसानी से कहीं ना कहीं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए भाई। तो 3 हमें दे रखी। सबसे पहली है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता ज्ञात नहीं की जा सकती है। क्या नहीं पता कर सकते, मान लो कोई अभिकारक है, अब बात कहोगे भाई ये सांद्रता क्या है। सांद्रता मतलब हम एक तरीके से कह सकें, इसमें जो अभिकारक हम उपयोग में ले रहे हैं उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, हम ये नहीं बता सकते। या वो पदार्थ गाढ़ा है या पतला है, ये इतना हम नहीं कह सकते। उत्पाद की भी जानकारी नहीं मिलती, सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने का पता नहीं चलता है। हम ये नहीं बता सकते कि अभिक्रिया बहुत स्लो होगी या फास्ट होगी, ठीक है, इससे भी हमें नहीं मिलती है जानकारी। दूसरा है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चलता कि अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी या कितने समय में पूरी नहीं होगी, इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। तो 3 पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों की तीनों का। रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए, ठीक है। 3 पॉइंट हमें दे रखे, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन इसके अंदर करना है, चैप्टर के अंदर। तो एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, आपकी जो क्लास है इसका जो बेसिक है, इसके जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन भी आगे मिलते रहेंगे। और इसी तरीके की क्लासेस, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है आपका विज्ञान का, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपको दे रखी हैं, जहां आप लोगों ने सभी ने इनका नाम सुना हुआ है। कि सबसे पहली अभिक्रिया दे रखी है संयोजन अभिक्रिया, क्या होती है पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रियाएं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दे रखे हैं जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दे रखा है भाई ये आज की क्लास का। ये अभिक्रियाएं एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, 100% आती ही आती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में नाम दे रखा है कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रेसिपिटेशन क्या होगा,
एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें दे रखा है ये वाला हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। आगे चल के हम जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा तो एक अभिक्रिया और बनाएगी हमारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये अभिक्रिया और बनेगी हमारे पास। तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इस तरीके से हमारी जो 9 अभिक्रियाएं हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमें दे रखे हैं। ये हम आगे 1 बाय 1 स्टेप में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया हमें दे रखी है नेक्स्ट, ठीक है। बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से ही देखो पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है क्या? जुड़ना, मिलना। तो ये रही संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होने वाला है कि अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व हो सकते हैं या फिर वो यौगिक हो सकते हैं, आपस में परस्पर संयोग करेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, जुड़कर मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और नए पदार्थ के जो गुण होंगे, जो मूल पदार्थ हमने लिया है उसके गुणों से बिल्कुल भिन्न होंगे। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कह देंगे भाई, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जो कि किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया। हमें पहचानने के लिए भी दिया जाता है कि ये होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। मान लो जैसे कि हमें दे दिया जाए आपके लिए कि मान लो कोई एक पदार्थ है ए, एक दूसरा पदार्थ ले लिया हमने बी, ये आपस में मिले और आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना बी। ये पूरा का पूरा नया होगा। इसके गुण इन पदार्थों से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। तो दो पदार्थों के मिलने से, जुड़ने से, संयोजन से एक पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसे हम कह देंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया हुई। जैसे कोयले का जलना, जैसे कि कोयला कार्बन है भाई हमारे पास, पहली अभिक्रिया की हम बात करते हैं। कोयले का जलना, कार्बन दे रखा है और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एस, मतलब कार्बन कैसा है, सॉलिड। हमने ले ली ऑक्सीजन O2, इसको लिख दिया हमने ब्रैकेट में गैस G, और इससे बन गई हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि क्या है भाई, आपकी गैस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दी, आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना दी है। तो एक ये संयोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि दो पदार्थों के मिलने से क्या बना है, एक पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है H2, ऑक्सीजन दे रखा है O2, और इन दोनों के मिलने से बन गया पानी, जल, जल का निर्माण हुआ। तो दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी अभिक्रिया हुई कौन सी, संयोजन। बाकी का बैलेंस करने के लिए हम आप इनको लिख सकते हैं कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा चूना पानी, बुझा हुआ चूना पानी का बनना, जैसे कि हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसको हमने पानी में मिला दिया, मतलब इसको बुझा देते हैं हम। पानी में जैसे ही मिलाया तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल। तो ये बनेगा, कैसे बनेंगे ये अभिक्रियाएं हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो दो पदार्थों के मिलने से, जुड़ने से, संयोजन से यदि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखी है हमें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है किसी चीज का टूटना, अपघटन मतलब टूटना, या वियोजन, दोनों ही नाम से हमसे पूछा जाता है ये अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के बड़े बड़े अणु वियोजित होते हैं, विखंडित होते हैं या टूट जाते हैं, टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जिसके गुण अभिकारक के गुण से क्या होते हैं भाई, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो हम उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं भाई, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना है भाई एक तरीके से। और वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है ना, वो हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अब अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए हमें आवश्यक होती है क्या, ऊष्मा। तो नाम से पता चल गया कि ऊष्मीय अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, इसमें यदि वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, हीट के द्वारा होती है, तो हम उसे कह देते हैं क्या, ऊष्मीय वियोजन। तो उस ऊष्मा को हम यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर ऊष्मा यहाँ लिखेंगे।
हम पढ़े थे, दाब है, ताप है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है, ऊष्मा है। इस हीट को यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि हमें एक अभिक्रिया दे रखी है 2FeSO4 और ये ऊष्मा देकर हमने इसको तोड़ दिया Fe2O3 SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह इसमें तोड़ दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है CaCO3 हमें, CaCO3, और इसको ऊष्मा दी हमने, इसको गर्म किया तो गर्म देकर कर ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में निकल गई इसमें से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन। अब यदि ऐसा वियोजन विद्युत के द्वारा होता है, यदि यौगिकों को, तत्वों को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है, विद्युत प्रवाहित करके इनको तोड़ा जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम कह देते हैं क्या, विद्युत वियोजन। क्लियर बात।